सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जून के दूसरे हफ्ते में जून 2024 के दूसरे हफ्ते में जो भी इम्पोर्टेंट गतिविधियां हुई हैं, जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो आपको किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए, जिसके बारे में एक आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, उसको बायलिंगुअल फॉर्म में लेकर मैं आकाश चंदेव हाजिर हूँ। उम्मीद यही करूंगा कि आप इस सेशन से भी बहुत कुछ गेन करेंगे। यू आर गोइंग टू गेन इमेंसली फ्रॉम दिस सेशन, ऐसे मेरी उम्मीद है। मैं आपको पहले बता दूं कि हर सैटरडे इस चैनल पे आपको एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीकली करंट अफेयर की डोज मिलती है। मतलब साप्ताहिक करंट अफेयर जो है आपको हर हफ्ते शनिवार के दिन सुबह 7 बजे मिलता है। अब 7 बजे यहाँ पब्लिश हो जाता है, आपने कब देखना है वो आपके ऊपर है। सैटरडे देखो, संडे देखो, मंडे देखो, जब भी देखना आपको देखना है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि आपको इस थंबनेल में दिख गया होगा, उसको टू द पॉइंट तरीके से हम लोग कवर करेंगे। जैसे मैं डेली करंट अफेयर कराता हूँ, उसी प्रकार से वीकली करंट अफेयर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। 10 जून से 14 जून के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट घटित हुआ उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बढ़िया से। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपके कोई भी अगर डाउट्स होते हैं, कोई और टॉपिक्स आप चाहते हैं मैं कवर करूं, आई सर्टनली बी डूइंग दैट। एंड आई रियली एम पैशनेट अबाउट दिस थिंग, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए जितना बेहतर हो सके उतना करंट अफेयर को ईजी बनाया जा सके। बिफोर आई स्टार्ट, देखिए मैं जनरली कोई कोटेशंस या कुछ मतलब मोटिवेशनल कोट वगैरह मैं लेकर नहीं आता हूँ, बट आज आई केम अक्रॉस दिस कोट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके साथ ही आज हम करंट अफेयर की स्टार्ट करते हैं। दिस इज हाउ इट गोज। अगर आप ध्यान से देखें, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। कहता है सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। मतलब सफलता वो जो दिन प्रतिदिन दोहराए गए छोटे छोटे प्रयास होते हैं, उसका ही सम है, उसका ही एक योग है। आपका विजन होता है, एक गोल बनता है, एक्शन होता है, उसके बाद जाके आप ये सक्सेस की जो सीढ़ी है वहां पे जाते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप ये मत सोचें कि आज के दिन आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई या आज के दिन बहुत अच्छी हो गई। वो धीरे धीरे छोटे छोटे एफर्ट्स जो हैं उसके साथ ही आप आगे बढ़ेंगे। दैट इज व्हाट आई पर्सनली फील, एंड इसीलिए मैंने आपके साथ ये पर्टिकुलर चीज शेयर भी की है। एंड ट्रस्ट मी, इट रियली मैटर्स इन योर लाइफ। मुझे नहीं पता ऑनेस्टली आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इट कैन बी CDS, एफकेट, CAPF, UPSC, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, कुछ भी हो सकता है। बट एक चीज का ख्याल रखिएगा कि आपको जब तक स्टेप बाय स्टेप कोई चीज आप नहीं पढ़ते हो, थोड़ा थोड़ा करके नहीं पढ़ते हो, तब तक सक्सेस उतनी ज्यादा गारंटीड नहीं होती है। तो ऐसा नहीं कि एक दिन आप उठोगे और सब कुछ पढ़ लोगे, आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा करके कवर करना होगा। एंड दैट इज वाई दीज सेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। बाकी इस सेशन की PDF आपको मिल जाएगी आकाश देव जी के बूस्टर पे, आप वहां जाके PDF देख सकते हैं। बट व्हाट आई वुड वांट इज कि आप ये सेशन देखें, उसके साथ में या तो PDF खोल लो या उसके बाद PDF को आप पिक कर लेना, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट PDF रिवीजन के लिए यूज करें, ये सेशन देखें पूरा, दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। बाकी तो आपकी जैसी इच्छा हो। इस हफ्ते में हमने देखा 12 जून के दिन बहुत एक इंटरेस्टिंग डे था, जिसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है ग्लोबली। दैट वाज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। हर साल हम लोग 12 जून के दिन इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं, याद रखिएगा। इस बार की थीम थी लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर, ये थीम थी इसकी। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो इसको मनाने में पूरा प्रयास करती है प्रॉपर तरीके से? यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ILO जो है वो इसको करती है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी, क्योंकि जब चाइल्ड लेबर की बात आई है तो ऑफकोर्स लेबर, ILO में भी लेबर आ रही है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। बाकी थीम इंपॉर्टेंट होती तो थीम मैंने आपको यहाँ बता दी है, या फिर से देख सकते हैं, दैट इज द थीम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई, जो कि मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसके बारे में ध्यान से देखें। एंड दैट वेरी अपडेट इज यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया बेटे ईयर 2025 2025 एज अ ईयर टू फोकस ऑन क्वांटम एडवांसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस अ ईयर टू फोकस ऑन द क्वांटम एडवांसमेंट्स। तो हमें पता होना चाहिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो 2025 को बोला जाए। जैसे कोई ईयर ऑफ मिलेट्स कभी कर दिया, कभी ईयर ऑफ कैमलिट्स कर दिया, तो इसी प्रकार से जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा जनरल असेंबली है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ऑफिशियली कि इट इज गोइंग टू बी इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपको ये पता होना चाहिए कि 2025 इतना खास क्यों है, क्योंकि 2025 में 100 साल पूरे हो जाएंगे पब्लिकेशन ऑफ वर्नर हिजनबर्ग के जो सेमिनल पेपर था उसके। तो हिजनबर्ग का जो पेपर था वो 1925 में आया था। तो 1925 से 2025 तक 100 साल के खुशी में इसको किया जा रहा है। और मैं बताना चाहूंगा कि दिस इज द पेपर, ये रिसर्च पेपर था जिसने क्वांटम मैकेनिक्स की, जो क्वांटम की हम बात करते हैं उसकी एक बेसिक्स दिए थे, फाउंडेशन दी थी
इसलिए ये चीज़ की जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि सितंबर 1925 में ये था, तो 2025 हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, मूविंग अहेड, मैं यहाँ बात करने वाला हूँ क्योंकि यूएन की बात हुई है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि कितनी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ आइटम है जो नेक्स्ट आपके समक्ष है। आई विल जस्ट चेंज द ओरिएंटेशन थोड़ा सा इसका, आई थिंक नाउ इट्स बेटर विजिबल। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, दे हैव इलेक्टेड, जो कैमरून के प्राइम मिनिस्टर पहले रह चुके हैं, इनका नाम है फिलिमोन यांग। तो फिलिमोन यांग इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ 79th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो ये आप याद रखिएगा कि हम लोग जब भी बात करते हैं यूएनजीए की, तो जैसे अब पार्लियामेंट में हम लोग देखते हैं ना स्पीकर बैठते हैं, उसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा सितंबर से ही इज गोइंग टू बी होल्डिंग हिज पोजीशन। सितंबर टू सितंबर चलता है, तो सितंबर 2024 से ये होल्ड करेंगे, क्योंकि अभी तो त्रिनिदाद टोबैगो के डेनिस फ्रांसिस ही यूएनजीए के हैं, तो ये आप ध्यान में रखेगा। तो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ 78th यूएनजीए, और 79th के जो प्रेसिडेंट है वो कौन होंगे, फिलिमोन यांग। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, हर एग्जाम में आए हैं। तो आप ये याद रख लेना कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, ही बिलोंग्स टू अफ्रीकन कंट्री ऑफ कैमरून, वहां के प्रधानमंत्री रह चुके हैं फिलिमोन यांग। तो यू कैन हैव दिस क्वेश्चन स्ट्रेट अवे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैमरून छोटी सी कंट्री है हमारी वेस्ट अफ्रीका में, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज व्हाट कैमरून लुक्स लाइक, इजी। तो ये आप देख सकते हैं कैमरून की कैपिटल क्या है, याओंडे इज द कैपिटल ऑफ कैमरून। हालांकि इतना डिटेल में कोई पूछेगा नहीं, बट स्टिल यू शुड नो दैट। ठीक है जी। अभी एक और, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में इंटरनेशनल रिलेशन कवर कर रहा हूँ, उसके बाद नेशनल पे आएंगे, फिर स्पोर्ट्स की बात करेंगे। तो G7 की 50th समिट हो रही है, 50वीं समिट हो रही है, कहाँ पे हो रही है, इटली में। क्यों? क्योंकि इटली के पास प्रेसिडेंसी है G7 की, तो इटली में ये समिट हो रही है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पहुंचे, हालांकि इंडिया G7 का पार्ट नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन वहां पर ये गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो G7 के मेंबर्स कौन है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए। ठीक है, ईयू जो है वो ऐसा जब मेंबर नहीं बोल सकते, नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर हम उसको बोलते हैं। कंट्रीज यही है, सात हैं। एक टाइम होता था G8 हुआ करती थी जब रशिया भी इसका मेंबर था, लेकिन 2014 में उसको एक्सपेल कर दिया गया था, उसको हटा दिया गया था। तो G7 के मेंबर्स कौन है ये आप ध्यान में रखें। इनकी प्रायोरिटीज तो वही सब रहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, रीजनल जो भी इश्यूज होते हैं, माइग्रेशन वगैरह, वो सब पे बात करते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, इजी। तो कहाँ पर समिट हो रही है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। 50th समिट जो है वो हो रही है इटालिया यानी कि इटली में। इससे पहले वाली समिट 2023 की हुई थी जापान में, हिरोशिमा। उसके पहले हुई थी जर्मनी में, बट वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट मच डेप्थ। ये जॉर्जिया मेलोनी इज रिप्रेजेंटिंग इटली, तो ये हमें पता होना चाहिए। आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। दिस कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन, और G7 के मेंबर्स याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करते हैं बेटे, हमने क्या देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि COP29 कहाँ होने वाली, बाकू अजरबैजान में। ठीक है, जैसे COP28 हुई थी अभी UAE में, दुबई में। तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है उसकी हम बात करते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली हमने क्या देखा, 3 से 13 जून तक बॉन या जर्मनी में हमारे पास एक सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस जो है, उसकी एक मीटिंग हुई, उसका एक पर्टिकुलर सेशन हुआ। मैं बताना चाहूंगा आपको, ये जो UNFCCC सब्सिडरी बॉडीज की एक मीटिंग हुई है, सेशन हुआ अभी रिसेंटली, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो COP29 होगी उसमें क्या बात करनी है बाकू में यानी कि अजरबैजान में, किस प्रकार से चीज़ों को रखा जाएगा, उसका एक बैकग्राउंड सेट हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी COP की जो भी मीटिंग होती है उससे पहले ये जो मीटिंग होती है, एक तरह से ये कोशिश करते हैं वहां पे बैकग्राउंड सेटअप करने की। सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। बट एनीवेज, ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए बस इतना आप याद रखें कि COP29 इज गोइंग टू टेक प्लेस इन बाकू, दैट इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान। कैस्पियन सी के कोस्ट पे आप देखते हैं इसको, बहुत खूबसूरत शहर है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। मूविंग अहेड, बस एक छोटा सा ये पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था। जैसे आई विल बी हाईलाइटिंग, जैसे अभी COP28 कहाँ हुई थी, दुबई UAE में हुई थी। उससे पहले COP27 शर्म शेख इजिप्ट में हुई थी। COP26 ग्लासगो में हुई थी। ठीक है, सारी तो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, COP21 याद रखना, आई डोंट नो कब ये आ जाए एग्जाम में। ये जो पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हम जिसको बोलते हैं, 2015 में हुई थी बेटे, और ये पेरिस में ऑफकोर्स फ्रांस में हुई थी। तो इसको आपको याद रखना है। COP21 कब हुई थी, 2015 में हुई थी, और यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काफ़ी सारी बातें हुई थी। तो
जो पेरिस एग्रीमेंट की हम बात करते हैं तो COP21 जो है दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21, लेकिन ईयर कौन सा है? 2015। ठीक है, जैसे दुबई वाली की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सो वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर। ये 2023 की हम लोग बात करते हैं ना यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर हो गया? तो 2024 की COP का हो रही है? बाकू यानी कि अजरबैजान में हो रही है, नवंबर में हम देखेंगे इसको होते हुए, अभी तो बहुत टाइम है, तो अभी ये सब कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो रही हैं। एक बड़ी दुखद खबर हमने देखी, इंटरनेशनल न्यूज़ है, मालावी के जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति हैं, उनका निधन हो गया। एक अभी प्लेन क्रैश हुआ उनका, तो हिज नेम वॉज सोलोस चिलिमा। तो सोलोस चिलिमा का चॉपर पहले मिसिंग हो गया था, ये वहाँ की कैपिटल जो लिलोंगवे वहाँ से उड़े थे, वहाँ से फ्लाई किए थे, उसके बाद ही क्रैश कर गया। तो मालावी की जो प्रेसिडेंट है दैट इज़ चकवेरा। मालावी की इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये मालावी जो है कंट्री, इधर चलो जाम्बिया, तंजानिया और मोजाम्बिक तो है ही है, लेकिन मालावी की जो लेक है उसको हम लोग लेक न्यासा के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार कि लेक न्यासा कहाँ पर है, तो अफ्रीका में ही है, और लेक मालावी को ही लेक न्यासा बोलते हैं हम लोग। काफ़ी यहाँ फिश की डाइवर्सिटी पाई जाती है। लिलोंगवे इज़ द कैपिटल ऑफ मालावी, आप देख सकते हैं, और एक तरफ मालावी, एक तरफ तंजानिया मोजाम्बिक है, उसके बीच में ही है लेक मालावी। तो लेक मालावी के कोस्ट पे बसा हुआ है मालावी नाम का एक जो छोटी सी कंट्री है अफ्रीका की, लैंडलॉक कंट्री है वैसे तो। अब क्योंकि मैं इंटरनेशनल न्यूज़ पहले करवा रहा हूँ, तो मुझे बताना होगा आपको कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बांग्लादेश में चेंज हो रहे हैं, एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन है। 3 साल बाद हम लोग देख रहे हैं कि अभी लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज़्ज़मान इज गोइंग टू बी द न्यू चीफ ऑफ बांग्लादेशी आर्मी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इससे क्वेश्चन कैसा बन सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ तक क्वेश्चन की बात है तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं इन जनरल, जैसे हमने पहले भी देखा हुआ है कि वो पूछेगा आपसे, वकरुज़्ज़मान, जो जनरल वकरुज़्ज़मान है, ही वाज इन अ लॉट ऑफ न्यूज़, ही इज द मिलिट्री चीफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है। सो यू हैव टू बी क्लियर इन दैट अप्रोच कि हाँ कैसे आपने उसको आंसर करना है। ठीक है, तो ये बांग्लादेश के हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इनके मतलब कई बार मीटिंग्स हो चुकी हैं इंडिया के आर्मी चीफ के साथ भी, बड़े बड़े कमांडर्स के साथ भी, ये आप ध्यान में रखें। और क्योंकि अब मैं चीफ की बात करूँ तो ये बताना ज़रूरी है कि जून 30 को, ठीक है, इसी महीने के अंत में जाके हमारे भी इंडियन आर्मी के चीफ चेंज होने वाले हैं। जनरल पांडे जो है, हिल बी रिटायरिंग एंड हिल बी रिप्लेस बाय लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के मतलब इंडियन आर्मी के नए जो सेना प्रमुख हैं वो कौन बनने वाले हैं? उपेंद्र द्विवेदी जी बनने वाले। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और बांग्लादेश की जहाँ तक बात करें तो अगर आप सिर्फ इतना ही बॉर्डर है जो इसका म्यांमार के साथ लगता है, देखो बाकी सारा का सारा जो बॉर्डर है वो किसके साथ लगता है? इंडिया के साथ। चाहे बांग्लादेश का आप देखोगे वेस्ट है, नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, हर तरफ इंडिया है, बस उसका जो साउथ ईस्ट है वहाँ पे म्यांमार है, आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बात करने वाला था, क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी, इंडियन आर्मी की मैंने बात की, तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है विद द नेम ऑफ संप्रीति। तो ये तो मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति है, ये हम इंडिया और बांग्लादेश के बीच में करते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा एग्जामिनर, कभी सीधे सीधे नहीं पूछता आपको, तो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ बिफोर ए मूव अहेड, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आप सबके लिए। लेट्स सी कितने लोग इस सेशन को ध्यान से देखते हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है? इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, प्लीज डू आंसर दैट इन द कमेंट सेक्शन। तो देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड, आईआईटी मद्रास और नासा की जो जेट प्रोपल्शन लैब है, दे वर्किंग टुगेदर टू स्टडी अ बैक्टीरिया दैट इज रेजिस्टेंट टू मल्टीपल ड्रग्स। एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्रोबैक्टर पुगानडेंसिस। तो ये बैक्टीरिया जो है वो कई ड्रग्स को लेके रेजिस्टेंट है। WHO भी बहुत ज़्यादा इस समय परेशान है इस चीज़ को लेकर। तो अभी ये देखा जा रहा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, अंतरिक्ष में जो है स्पेस स्टेशन हमारा, वहाँ पे किस प्रकार से बैक्टीरिया जो है ये बिहेव करेगा, इसका बिहेवियर देखा जाएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स सी हाउ इट हैपन्स। तो ये आपको माइंड में रखना है बेटे। तो एंटेरोबैक्टर बुगानडेंसिस की हम लोग बात कर रहे हैं। वैसे तो एस्केप ग्रुप है पैथोजेंस का, उसी का एक पार्ट है, उसमें कई पैथोजेंस आते हैं, तो उसी के अंदर हम लोग इसको भी देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि इसकी जो ट्रीटमेंट है ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात है बेटे, ये आपको पता होगा 1998 में इसका पहला मॉड्यूल लॉन्च हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे काफ़ी मॉड्यूल लॉन्च हुए। नासा
जो यूएस की रोस्कोमॉस, रशिया की जाक्सा, जापान की, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर इसको मेंटेन किया हुआ है और लार्जेस्ट स्पेस स्टेशन है ये। इसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, तो वहाँ पे अब ये वाला एक्सपेरिमेंट भी होगा। सो लेट्स सी हाउ इट्स गोनो अनफोल्ड। वेरी इंटरेस्टिंग है ये, इस तरह का दिखता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 400 किलोमीटर की हाइट पे है। यू नेवर नो, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कौन से ऑर्बिट में है, तो आप बोलोगे लियो में है, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में है। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। तो मतलब देखो, ये सब क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम में आते हैं, सो यू हैव टू सी अकॉर्डिंगली। ये आप देख सकते हैं 1998 से अभी तक ऐसे ऐसे करके इसको बिल्ड किया गया है, एक एक मॉड्यूल आता गया, जुड़ता गया। और जो आज का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसके अंदर इतने सारे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, वो हमारा तैयार हुआ है, विद टाइम ही तैयार हुआ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे अगली न्यूज़ आइटम है जो मैं कवर करना चाहता था। वर्ल्ड बैंक लेकर आया ग्लोबल रैंकिंग ऑफ कंटेनर पोर्ट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रैंकिंग वैसे। तो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स इसको बोलते हैं, CPPI। तो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो आया, उसके अंदर हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली। भारत के पोर्ट्स में से टॉप किसने किया? टॉप किया वाइजैक ने। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है बेटे आंध्र प्रदेश का, उसका रैंक आया है 19वां रैंक। ये बहुत बड़ी बात है। मैं ग्लोबल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 400 से भी ज़्यादा रैंक्स, मतलब 400 से भी ज़्यादा पोर्ट्स को देखा गया। टॉप पे तो यहाँ चाइना का ही पोर्ट है, उसके बाद एक ओमान का पोर्ट है सलाला, फिर ये सब है। बट एनीवेज हमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ये विशाखापट्टनम है। यहाँ पे मुंद्रा पोर्ट भी टॉप 30 में आ गया है 27 में। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि पोर्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब शिप कितनी इजीली एंटर कर रहा है, जा रहा है, कितने कम टाइम में सामान ऑफलोड हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखते हैं ये। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। सो प्लीज हैव दिस आइडिया कि वर्ल्ड बैंक लेकर आए रैंकिंग और भारत से विशाखापट्टनम पोर्ट ने टॉप किया विद द रैंक 19। ये ग्लोबल रैंकिंग है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्लियर? इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना कर लेते हैं। यस, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं सेशन में, जो कि मतलब 16 मिनट्स इनटू द सेशन, इफ़ यू आर लाइकिंग द सेशन और आप नए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आई एम श्योर, आई कैन प्रॉमिस यू वोंट रिग्रेट सब्सक्राइबिंग, बिकॉज जो सेशंस हैं, दे आर नो नॉनसेंस सेशन, दे आर एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट सेशन, जो कि मेनली सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस्ड है कि किस तरह से आपकी एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से मदद की जाए। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। आगे बढ़ते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी, या हम जैसे कह रहे हैं ना, मोदी 3.0 की बात हो रही है, तो वो हमें देखने को मिले कि इन्होंने शपथ ग्रहण की। प्रेसिडेंट ने इनको शपथ कराया और अगेन ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द थर्ड टाइम। 2014 में बने, 2019 में बने और 2024 में बने हैं। तीसरा कार्यकाल है इनका। तो सबकी नज़र थी कि भी किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा देखना। हमने देखा, देखो सबको लगभग वही पोर्टफोलियोज रिपीट हुए। ये देख रहे हो आप, जेपी नड्डा जी वापस आ गए हैं हेल्थ मिनिस्ट्री में, एक टाइम पे वो होते थे। ठीक है, ही इज बैक हेयर। एंड सबसे बड़ा सरप्राइज मिला हमें शिवराज सिंह चौहान, जो कि एमपी की पॉलिटिक्स में रहते थे, एंड नाउ ही इज फाइनली द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट के वो मिनिस्टर बने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो ये आप जान सकते हैं। बाकी तो मेन सभी मिनिस्टर्स वहीं आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर्स हो, चाहे वो फाइनेंस हो, वो सब सेम है। ठीक है। एंड बस ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये अभी बहुत एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो आपको पता होना चाहिए। इनके अलावा जैसे यू हैव टू हैव बेसिक आइडिया अबाउट फ्यू थिंग्स। हालांकि देखो, ये क्रैम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा अब, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई, हमारे देश के मिनिस्टर्स हमें पता होना चाहिए। जैसे मनोहर लाल खट्टर जी, तो अगर हम इनकी बात करें, यू हैव टू हैव दिस आइडिया कि इनको मिनिस्टर ऑफ पावर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिली है। उसके बाद हम बात करते हैं पीयूष गोयल जी, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ही है। धर्मेंद्र प्रधान जी, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी नीट का पूरा चल रहा है। जीतन राम मांझी, एमएसएमई इनको मिली है मिनिस्ट्री, क्वाइट इंटरेस्टिंग। प्रहलाद जोशी के पास मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि ये नया सेक्टर है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रेलवेज का वही कार्यभार अश्विनी वैष्णव जी के पास है। मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट जो है भूपेंद्र यादव जी के पास है। अन्नपूर्णा देवी जो है वो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। यू शुड नो अबाउट दिस थिंग, वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज। एंड एक युवा नेता चिराग पासवान, इनके पास मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग है। ठीक है। उसके बाद जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, छोटी छोटी मिनिस्ट्री जिनको मिलती है, जैसे राविंद्रजीत सिंह को स्टैट्स मिली है, प्लानिंग मिली है। जितेंद्र सिंह तो अगेन साइंस एंड टेक और अर्थ साइंसेज में है। और सबसे इंपॉर्टेंट है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। डीओपीटी वगैरह वाले बहुत पावरफुल पोस्ट होती है वैसे। लेट मी टेल यू वन थिंग, somebody who has a very good repo with the prime minister, उन्हीं को ये सब डिपार्टमेंट्स मिलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, एटॉमिक एनर्जी, सो वेरी सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स दीज आर। सो माइंड यू, जितेंद्र सिंह इज हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है।
मेघवाल जी के पास लॉ एंड जस्टिस है, एंड देन वी टॉक अबाउट मिनिस्टर आयुष है, जेपी गणपत राव, जयंत चौधरी जो है वो स्किल डेवलपमेंट को, ये भी यंग लीडर ही हैं। सो एनीवेज, सो आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया, काफ़ी है। अब सिंस मैंने बात की है भाई लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं, तो आप सब लोग आपको जानना होगा या आपको जानना चाहिए अबाउट दिस थिंग कि 18 लोकसभा जो है उसका फर्स्ट सेशन जो है वो 24 जून को स्टार्ट होगा। तो बहुत जल्द हम लोग देखेंगे, 10 दिन से भी कम समय में ये स्टार्ट होने वाला है, मतलब 9 दिन, मतलब एक हफ्ते के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 जुलाई तक चलेगा। इसमें खास चीज़ क्या है कि लोकसभा के जो नए इलेक्टेड एमपीज हैं उनको प्रोटेम स्पीकर ओथ्स वगैरह दिलवा देंगे, स्पीकर का इलेक्शन हो जाएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो ये बस आप ध्यान में रखें कि ये 24 जून को स्टार्ट हो रहा है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पर वैसे आपको ये अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को लेकर। इंडियन नेवी को मिल चुकी है उनकी फर्स्ट विमेन हेलीकॉप्टर पायलट। भारत की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो है सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी रिजीव के फॉर्म में मिल चुकी है। तो भारत नौसेना को ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ इंपॉर्टेंट फैक्ट आई वुड से। ठीक है, ऐसे ऐसे फैक्ट्स हमने देखा है, एग्जाम में पूछे गए हैं पहले भी। सो इट वुड बी रियली ग्रेट अगर आप इन फैक्ट्स को ध्यान में रख सकें एग्जामिनेशन में, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, सो ये बस आप याद रखेंगे नाम, दैट्स इट। मूविंग अहेड, भारत के कंजर्वेशनिस्ट थे, एनवायरनमेंट के लिए बहुत काम किया, एजेटी जॉन सिंह। तो अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर विद अस। तो यह बस ध्यान रखना कि एजेटी जॉन सिंह किस फील्ड से एसोसिएट करते थे। इन्होंने मैमल्स के ऊपर बहुत पढ़ाई की, स्तनपायी जो जानवर होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, रिसर्च की है। तो दैट्स एक्चुअली वेरी आई वुड से इनवैल्यूएबल है, उसका तो आप क्वांटिफाई भी नहीं कर सकते उसको मनी की फॉर्म में। तो एजेटी जॉन सिंह इज नो मोर विद अस, वी हैव टू नो ही वाज अ कंजर्वेशनिस्ट, एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए थे। एक ना बल्क एफडी होते हैं, बल्क एफडी डिपॉजिट होते हैं, मतलब आरबीआई वो बताता है, आप किसी बैंक में रख सकते हैं वैसे तो, कि कितने अमाउंट के ऊपर हम उस डिपॉजिट को बल्क एफडी बोलेंगे। ठीक है, उसके कुछ अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। तो व्हेन यू टॉक अबाउट द बल्क एफडीज, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि पहले 2 करोड़ पे हम बोलते थे बल्क एफडी है, लेकिन अब 2 करोड़ पे नहीं बोलेंगे, अब हम 3 करोड़ पे बोलेंगे। बस इतना आपने ध्यान में रखना है कि वो 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया, 3 करोड़। तो ये क्वेश्चन अगर आता है आपको, मतलब जो मुझे लगता है कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है कि आरबीआई ने बल्क रेट कितना रखा है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, ऐसे पूछेगा। तो पहले 2 करोड़ था, 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया, 3 करोड़ कर दिया है। बस आप ये ध्यान में रखिएगा, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा इस पे। तो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ अट्रैक्टिव मिलता है। तो बल्क एफडी जो है डिपॉजिट अब 2 करोड़ पे नहीं होगी आपकी, कम से कम 3 करोड़ है, उससे बड़े अमाउंट पे हम बोलेंगे उसको बल्क एफडी। दैट्स इट। मूविंग अहेड, जापान इंडिया की जो जिमेक्स है वो एक्सरसाइज हुई, जापान में हुई। ठीक है, योकोसुका नाम की जगह पे हुई। अब यहाँ पे भी अगेन देयर इज नो रॉकेट साइंस, जिमेक्स नाम से वैसे तो पता चलता ही है। मैं बस ये बताना चाहूँगा ये 8th एडिशन था, मतलब 2012 से ये एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हो रही है, 2012 से अभी तक हम लोग देख रहे हो रही है, और बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। जब हम बात करें जापान इंडिया के मैरीटाइम एक्सरसाइज, नेवी इसमें इन्वॉल्व होती है, तो ये अभी जापान में हुई। सो दैट्स इट। जिमेक्स किस किस के बीच में होती है, जापान और इंडिया के बीच में होती है। मैरीटाइम कोऑपरेशन हमारी इंप्रूव करने के लिए एक्सरसाइज है, एज सिंपल एज दैट, इजी। मूविंग अहेड, मैं बात करने वाला हूँ विद्युत रक्षक के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसके बारे में बात करने वाला हूँ मैं। तो नाउ आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने सिस्टम को बनाया। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम बात करते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो इंटरनेट आ रहा है और जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी हम लोग बात करते हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्टेप है ये। आई विल टेल यू व्हाई। पहली बात है, विद्युत रक्षक आखिरकार क्या है, इसको आप समझे। हम लोग बात करते हैं जनरेटर्स। तो जनरेटर की ऑप्टिमम एफिशिएंसी लाने के लिए प्रोडक्ट है जो डिजाइन किया आर्मी ने, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इट इज टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ इंजन यूज बाय द इंडियन आर्मी। और हम क्या देखेंगे कि ये सभी जनरेटर्स के साथ काम करता है, ये उसके पैरामीटर्स को जज करता है रियल टाइम में, ये फॉल्ट फाइंडिंग भी करता है, ऑटोमेशन भी है, इसमें बहुत कुछ है। तो कहने का मतलब ये है कि एफिशिएंसी जो है वो उनकी इंप्रूव होगी, और अल्टीमेटली यही विद्युत रक्षक का काम है। और आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने इसको डिजाइन किया। तो आप देख सकते हैं इट्स आईओटी इनेबल्ड जनरेटर मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम। तो ये सवाल आएगा विद्युत रक्षक किसने डिजाइन किया, आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने, कोस्ट गार्ड ने। तो आपको पता चाहिए इंडियन आर्मी। दूसरी बात है विद्युत रक्षक क्या है, ये देखिए, ये एक डिवाइस है इस तरह का, ये दिख रही है आपको पिक्चर। तो विद्युत रक्षक क्या कर रहा है, जनरेटर की मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये प्रॉपर लॉन्च इवेंट हुआ था, लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी जो है वो वहां पर गए थे, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये विद्युत रक्षक है, आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो मतलब ये सभी पैरामीटर्स को रियल टाइम में जज करता है, तो फॉल्ट फाइंडिंग बहुत ईजी हो जाती है, वो भी है।
तो मतलब काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है ये, हमें पता होना चाहिए। क्लियर? मूविंग अहेड, उड़ीसा में एक नई एरा आई है पॉलिटिक्स के अंदर, मतलब उनके एक नया मैं बोलूँगा युग स्टार्ट हुआ है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, 24 साल से भी ज़्यादा देर तक नवीन पटनायक जी वहाँ के सीएम रहे, फाइनली मोहन चरण मांझी जो है वो सीएम बन चुके हैं। बहुत बड़ी बात है, ये आप ध्यान में रखें। नवीन पटनायक जी 2000 से लेकर 2024 तक चीफ मिनिस्टर है, बीजू जनता दल के थे, और फाइनली अब वहाँ पे जो मैं बोलूँगा सत्ता परिवर्तन हो चुकी है उड़ीसा में। तो नवीन पटनायक जी ने भी बहुत पॉजिटिव काम किए हैं, ना सिर्फ उड़ीसा के पॉलिटिक्स में बोलूँगा, बल्कि देश में ना हॉकी के ऊपर, स्पोर्ट्स में बहुत काम किया है इन्होंने। इनफैक्ट हॉकी की जो इंडिया की टीम, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया इन्होंने, स्टेडियम्स दिए, तो काफ़ी बढ़िया। मैं मतलब दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी एज अ लीडर नवीन पटनायक जी की। एंड नाउ इट्स अ टाइम फॉर द चेंज, एंड अब कमान आ चुकी है इनके हाथ में, सो ये अब ध्यान में रखेगा। नवीन पटनायक अगर इंडिया में देखो 24 साल 98 डेज जो है, इसके लिए ये ऑफिस में रहे सीएम लगातार। अगर इनसे ज्यादा कोई रहा है तो 24 साल 165 दिन रहा है पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के। तो आप देख सकते हैं इट्स रियली क्लोज। तो मतलब वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम मैं बोलूंगा भारत में, अगर कोई रहा है तो नवीन पटनायक रहे हैं, इसलिए उनके लिए मतलब काफी रिस्पेक्ट है दिल से। फिर दोबारा से चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं प्रेम सिंह तमांग, ये सिक्किम के सीएम बने हैं, ये भी युवा वहाँ के नेता ही हैं। तो सिक्किम के सीएम कौन है, फिर से प्रेम सिंह तमांग, वहाँ भी इलेक्शन हुई थी ना। अब नेक्स्ट में जो बात करने वाला हूँ, ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, इससे ज़्यादा है। विल टॉक अबाउट दैट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर पॉइंट है जो मैं आपके समक्ष रखने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, चंद्रबाबू नायडू इस समय नेशनल पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा नाम है, बिकॉज जो टीडीपी इनकी पार्टी है, उन्होंने वो एनडीए अलायंस की पार्ट है, और उनकी मदद से और बाकी पार्टियों की मदद से हमने देखा एनडीए की सरकार बनी, क्योंकि बीजेपी के पास 272 सीट्स तो नहीं थी। एनीवेज, तो इन्होंने ओथ ली है एज द सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश, ये चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं आंध्र प्रदेश के, वेरी इंपॉर्टेंट। तो विजयवाड़ा में इन्होंने ओथ ली, और ओथ तो ली है, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर बताने वाला हूं। देखिए, अगर 2014 से पहले की मैं बात करूं, बिफोर 2014, तो हमारे पास ये स्टेट थी इन द फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश, हैदराबाद उसकी कैपिटल थी, ये सबको पता होगा। हमने क्या देखा, 2014 में इसका विभाजन हुआ, तो हमने देखा कि एक तरफ बन गया तेलंगाना, जिसकी ऑफ कोर्स कैपिटल हैदराबाद बनी। आंध्र प्रदेश को एक नई कैपिटल का पुनर्विचार करना था, सोचना था कि कौन सी होगी। तो विजयवाड़ा के पास अमरावती जो है, इन्होंने बोल दिया कि हम लोग उसको कैपिटल बनाएंगे। किसने बोला ये बात, ये साफ साफ बात बोली है नायडू साहब ने। उस समय क्योंकि नायडू साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो इन्होंने बोला अमरावती इज गोइंग टू बी द कैपिटल। लेकिन हुआ क्या, 2019 में जब जगन मोहन रेड्डी सीएम बने, तो इन्होंने फॉर्मूला दिया 3 कैपिटल्स का, यानी कि विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी, अमरावती विधानसभा होगी वहां पे लेजिस्लेटिव कैपिटल, और कुरनूल में हाईकोर्ट होगा, यानी कि जुडिशियल कैपिटल। लेकिन अब क्या हो चुका है, अब फाइनली चंद्रबाबू नायडू दोबारा पावर में आए, तो इन्होंने फिर से क्या बोला है कि अमरावती इज गोइंग टू बी द कैपिटल, मतलब सिंगल कैपिटल रहेगी। तो वो कंफ्यूजन दूर हो चुकी है। तो चंद्रबाबू नायडू ने अनाउंस किया अमरावती इज गोइंग टू बी द ओनली कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए अब ये अमरावती ही कैपिटल रहेगी, विशाखापट्टनम या कुरनूल जो है वो कैपिटल्स नहीं रहेंगी। वैसे भी लॉजिस्टिकल चैलेंजेस थे, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि अमरावती इज गोइंग टू बी द ओनली कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, ये आप याद रखना। और इनका मैंने वो भी बता दिया कि क्या सोच में अंतर थी। तो 2019 से 24 तक यही सोच थी कि 3 कैपिटल्स होनी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने भी इसके ऊपर बोला था कि प्रैक्टिकल नहीं है, बट एनीवेज रेड्डी साहब चाहते थे, बट नायडू वापस पावर में आ चुके हैं। एंड इनफैक्ट आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े लीडर में से एक मैं बोलना चाहूंगा इनको, क्योंकि 13 साल से भी ज्यादा अगर टोटल चीफ मिनिस्टरशिप इनकी देखो हुई है। 95 से 99 के बीच में भी थे, 99 से 2004 के बीच में थे, फिर 2014 से 19 के बीच में भी रहे, और अब 2024 से भी होपफुली ये 2029 तक रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना लंबे समय तक ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ऑलमोस्ट 14 साल की मैं टोटल बोलना चाहूंगा। तो ये बहुत सीनियर लीडर है वहाँ के, दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। एनीवेज, हार्बिंगर 2024 बहुत न्यूज़ में था, वी नीड टू टॉक अबाउट दिस एज वेल। अब हार्बिंगर 2024 में देखो क्या आ रहा है, हार्बिंगर में आरबीआई आ रहा है। तो ये यहीं से आप याद रखो कि किसका इनिशिएटिव है, आरबीआई का इनिशिएटिव है। ये तीसरा ग्लोबल हैकाथॉन है बेटे, ठीक है। ये किसके लिए है, टू डेवलप टेक्निकल सॉल्यूशंस फॉर प्रिडिक्टिंग, डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल फ्रॉड्स इन रियल टाइम। जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं उनको रियल टाइम में कैसे प्रिडिक्ट करे, डिटेक्ट करे, प्रिवेंट करे, उसके लिए हार्बिंगर 2024, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बस इतना आपको ध्यान में रखना है।
सो व्हेन आई टॉक अबाउट द हार्बिंगर 2024, तो इसमें नाम में आरबीआई आ रहा है, दिस इज वन थिंग। और ये ग्लोबल हैकाथॉन है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये किसकी है, आरबीआई की है। क्लियर है? चलिए, तो मतलब ये बस आपने ध्यान में रखना है कि आरबीआई का इनिशिएटिव है। थीम अगर कोई पूछता तो इसमें जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड्स और बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली, दीज आर द थीम्स वी हैव टू अंडरस्टैंड, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। अभी तृष्णा मिशन बहुत ज्यादा न्यूज में था, सो विल टॉक अबाउट दैट एज वेल कि क्या है आखिरकार ये तृष्णा मिशन, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, 10 मिनट और सेशन चलेगा, सो डोंट लूज योर पेशेंस। एनीवेज, देखो इसरो ने भारत और फ्रांस के तृष्णा मिशन के बारे में जानकारी दी है। पहली बात तो तृष्णा की फुल फॉर्म क्या है ये हम देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। अगर आपको फुल फॉर्म समझ में आ गई, इसका मतलब आधे से ज्यादा चीज आपको समझ में आ गई। तो आप ये ध्यान में रखें कि ये किस चीज के लिए है। सरफेस टेम्परेचर होता है उसको मॉनिटर करने के लिए, वाटर मैनेजमेंट ऑफ द वर्ल्ड करने के लिए। हालांकि इसका जो लॉन्च है 2025 में होगा और 5 साल तक, ये 2025-2030 तक ये काम करेगा मिशन। तो सवाल आएगा तीन तरह से। पहली बात, तृष्णा मिशन की फुल फॉर्म क्या है, तो तृष्णा मिशन की फुल फॉर्म मैंने बताई। दूसरा, इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर तृष्णा मिशन को कर रहा है इंडिया, या करेगा, दैट इज फ्रांस। तीसरा, तृष्णा मिशन का फोकस क्या होगा, तो दुनिया भर में सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी के लिए ये होने वाला। सो आई थिंक इट्स वेरी मच सिंपल। ठीक है, अगर आपको बाई चांस नहीं पता, CNES बोलते हैं फ्रांस की, जो हम स्पेस एजेंसी की बात करते हैं, पेरिस में बेस्ड है, तो उसको बोलते हैं CNES। ठीक है, सेंटर नेशनल देयर्स स्पेशल, मतलब ये फ्रेंच में बोलते हैं नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। इजी। इंडियन आर्मी कमेमोरेट करी 25 साल कारगिल के। हम सबको पता है 1999 में हमने कारगिल की जंग जीती और 2024 में हमने 25 साल इसके पूरे कर लिए हैं। तो उसी को कमेमोरेट करते हुए D5 मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन जो है वो स्टार्ट की गई है। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या कर रहे हैं ये आप ध्यान से देखिएगा। आई जस्ट गो ऑफ द स्क्रीन। ये देखो, जैसे इंडिया के वेस्ट में द्वारका है गुजरात में, साउथ में धनुषकोटी, ईस्ट में दिंजन है असम में। वहां से मोटर बाइक्स के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि वो दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद दिल्ली से वो शुरू करेंगे अपनी जर्नी द्रास के लिए, 26 से 28 को दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड D5 मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन। सवाल कई तरह से आ सकता है। या तो सवाल आएगा D5 मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन किसकी है, इंडियन आर्मी, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स किसकी है, तो आपको इंडियन आर्मी के। दूसरा कि ये मतलब D5 हम क्यों बोल रहे हैं, बेसिकली D5 द्रास से हम लोग देख रहे हैं। और इनफैक्ट ये D5 का मतलब जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ये देखो, अगर आप ध्यान से देखो, D फॉर द्रास है। ठीक है, एक मिनट। वी टॉक अबाउट D फॉर द्रास, D फॉर दिल्ली, D फॉर धनुषकोडी, D फॉर दिंजन और D फॉर द्वारका। सो ये इसलिए भी D5 इसको बोला जा रहा है। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, तो ये आप ध्यान में रखेगा, वेरी बेसिक। एंड ये देखते हैं एक्सपीडिशन कितने शानदार तरीके से होती है। मूविंग अहेड, मैक्स ने जो कैनेडियन ग्रॉ प्री उसको जीत लिया है। इनकी F1 की 60वीं विक्ट्री है, बहुत बड़ी बात है। इस बार भी मैक्स वेट्समैन ही है जो डोमिनेट कर रहे हैं पूरी तरह से, हमेशा की तरह। अगर आप देखो, बहरीन ग्रॉ प्री भी जीत गए थे, सऊदी अरेबिया के जीते, जापानीज, चाइनीज, ये रोमोगमा भी जीते, और कैनेडियन ग्रॉ प्री अब जीत गए हैं फाइनली। सो वी शुड नो अबाउट दैट। हालांकि मोनाको की इन्होंने नहीं जीती थी, मियामी की भी नहीं जीती थी, और ऑस्ट्रेलियन भी नहीं जीती थी। मतलब पर अगर आप देखो तो इस साल 6 ग्रॉ प्री जीत चुके हैं, तो ये बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हैं हमेशा। सो ये आपने ध्यान में रखना है। अब स्पेनिश ग्रॉ प्री 23 जून को है, तो देखते हैं कौन जीतता है। अभी ये अब मान के चले, अभी उसको टाइम है थोड़ा सा, तो अगले हफ्ते उसका पता चल जाएगा। एनीवेज, रोलिन गैरो यानी कि फ्रेंच ओपन में ईगा स्वातिक जो कि पोलैंड से हैं, युवा खिलाड़ी है, उन्होंने एक बार फिर से अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखा के अपने नाम वेमेंस सिंगल कर लिया है। उसी प्रकार से कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन से हैं, उन्होंने फ्रेंच ओपन का मेंस सिंगल जीत लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज अगेन, सो वी हैव टू हैव दिस आइडिया। और छोटी न्यूज़ है मैं बताना चाहूँगा। 2025 का जो FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप है, वो कहाँ पर करवाया जाएगा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का ये जो वर्ल्ड कप है इंडिया में होगा। बहुत बड़ी बात है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स लॉजेन में है, 1924 में बनी थी, तो इसके 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो हो सकता है इसके हेडक्वार्टर्स पे भी क्वेश्चन आ जाए। और बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो कि नोएडा में है, दिल्ली में, मतलब दिल्ली के पास है, दिल्ली NCR में ही पड़ता है। वहाँ पे हम लोग देखेंगे MotoGP भारत होगा। तो पहले भी MotoGP भारत हुआ था, फिर से MotoGP भारत होगा। बाइक की बड़ी शानदार रेसिंग होती है,
मोटो जीपी आपने कंप्यूटर में कभी गेम भी खेली होगी, तो सवाल ये आता है जी मोटो जीपी भारत कहाँ पे हो रहा है? सो यू शुड नो इट इज़ बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है, एक रेसिंग सर्किट है जो कि नोएडा में है, यूपी में पड़ता है ये। तो ये 2025 का एडिशन यहाँ पे होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आई होप यू हैव गेन्ड समथिंग आउट ऑफ दिस सेशन। इस 30 से 35 मिनट के सेशन में अगर आपने कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे और सेशंस मिल सके जिसमें इधर उधर की बात नहीं होती, सिर्फ आपके लिए। ये टाइम जो है, वो कहते हैं ना, टाइम बहुत इनवैल्यूएबल चीज़ है, बहुत कीमती चीज़, उसको बचाता है। और इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना, अगर आप कर सकें तो। नहीं कर सके कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ़ यू कैन शेयर, सो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड ये यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा आकाश देव जी के बूस्टर चैनल पे, सो यू कैन फाइंड द पीडीएफ ओवर हियर। इसको स्कैन कर लो तो मेरे चैनल पे पहुंच जाओगे, या सर्च कर लेना, जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। एंड दैट्स वेरी मच इट फ्रॉम माय साइड। हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। बाकी हम मंडे को तो सुबह 7 बजे मिलेंगे ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, स्टडी वेल, कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स योर गोल, ऑल द बेस्ट।